नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की हिंदी कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक दुर्वा भाग 2 का पाठ 11 पोंगल पढ़ेंगे। पाठ पोंगल एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया पाठ है जिसमें पोंगल के त्योहार को जाना जाएगा और इसकी जानकारी हम बढ़ाएंगे कि पोंगल त्योहार कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और इसका संदर्भ क्या है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसलें तैयार होती हैं। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पड़ा पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल दिया जाता है। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों तरफ रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हम तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थी। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उसके सींगों को रंगते हैं, उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान में देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेतों से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का पर्व है और महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते और खिलाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ दिया गुड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं।
संध्या के बाद स्त्री पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खील की तरफ फूल उठता है। लोग मक्के की फूली हुई खील और तिल की रेवड़ियां बांटते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाणू का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विद्यार्थियों, आप इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि पोंगल न केवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बल्कि उसे ही विभिन्न नामों और विविध स्वरूपों में पूरे देश में जनवरी के माह में मनाया जाता है। जनवरी के माह को ही इस पाठ में पौष मास कहा गया है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास कहलाता है। यह ठंड का समय होता है और इस वक्त फसल काटी जाती है। पूरे भारत में खेती बाड़ी को अगर आप जोड़कर देखें तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई फसल कटती है, और उस फसल का ब्यौरा और उस फसल का किस तरह से हम त्योहार में प्रयोग करते हैं, इसकी चर्चा आप इस निबंधात्मक पाठ में जान रहे हैं। यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पोंगल ही नहीं, पोंगल के रूप में अन्य त्योहार को भी अलग नाम से पूरे भारत में एक समय में कैसे मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी देता हुआ यह पाठ है। आशा है कि इस पाठ के माध्यम से हम अपने देश को और अधिक जान पाए हैं और हम समझते हैं कि कृषि, खेती बाड़ी और किसान किस तरह से एक महत्वपूर्ण किरदार हमारे देश में निभाते हैं, जिससे कि पूरा देश एकता के सूत्र में बंध जाता है। त्योहार के नाम पर, कभी फसलों के नाम पर और कभी खुशियां मनाने के नाम पर। त्योहार और किसान का संबंध हम इस पाठ से और भी अधिक तक जान पाए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने के बाद पोंगल पाठ के मुख्य बिंदुओं को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। इस पाठ को पढ़कर हम समझते हैं कि भारत किस प्रकार से कृषि प्रधान देश है और भारतीय किसान का जीवन, भारतीयों का जीवन और प्रकृति और त्योहारों का जो जीवन है वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ सूत्र में बंधा हुआ है, किस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस पाठ में हम जान पाते हैं कि किसान का जीवन किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वह किस प्रकार अपने खेती बाड़ी, बुआई, सिंचाई, निराई आदि के द्वारा अपना पारिवारिक जीवन बिताता है। त्योहार के नाम पर वह किस प्रकार खुशियां बांटता है और मनाता है। पोंगल के माध्यम से इस कृषक जीवन को दर्शाया गया है। हमें यह जानकारी मिलती है कि पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, जो कि पौष मास में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पूरे भारत में पोंगल के नाम पर 4 दिन की छुट्टी तमिलनाडु में मनाई जाती है और बाकी अन्य प्रदेशों में एक एक दिन का अलग अलग त्योहार हम जान पाए। पोंगल के दिन ही घर की आंगन की सफाई करना, अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को नहला धुलाकर साफ करना और उन्हें भी धन्यवाद एक तरह का अर्पण करना, परिवार के साथ समय बिताना और ये 4 दिन हंसी खुशी के साथ बिताना, सामाजिक सफाई, सामाजिक मेल जोल, इस भावना को बढ़ावा देना, यह पोंगल त्योहार का ध्येय है। साथ ही साथ हमें यह पता लगता है कि खेती से संबंधित यह त्योहार अन्य भागों में भी किस रूप में मनाया जा रहा है, चाहे वह गुजरात से बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो हो, या पूरा उत्तर भारत हो, महाराष्ट्र हो, या फिर अगर हम सुदूर घाटियों की तरफ जाते हैं तो वो क्षेत्र हो, पंजाब हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। भारत जितना लंबा चौड़ा और विविधताओं का देश है, उतना ही विविध रूप में एक ही त्योहार हम देख रहे हैं कि कैसे मनाया जा रहा है और हर क्षेत्र में कोई ना कोई फसल इस त्योहार का मुख्य बिंदु है। फसल कटना, नई फसल का त्योहार होना ही पोंगल की एक पहचान है, चाहे वह मकर संक्रांति के रूप में मनाई जा रही हो, तिल गुड़ के रूप में मनाई जा रही हो, पाणू हो या फिर लोहड़ी हो। हर क्षेत्र ने किसान के जीवन को उभारा है और किसान की मेहनत त्योहार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है। भारतीय किसान और विविधता भरा भारत देश हम सबको एक सूत्र में पिरो कर रखता है और इस पाठ के माध्यम से हम एक ये भी चीज सीख रहे हैं कि यदि हमें किसी त्योहार के संबंध में निबंध लिखना हो तो वह कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले उस निबंध की भूमिका हम देखते हैं कि कैसे पोंगल पाठ में आप देखिए किस तरह से दिया गया है कि क्योंकि पोंगल एक कृषि प्रधान
त्योहार है तो सबसे पहले भारत देश में कृषि प्रधान देश होने की महत्ता को दर्शाया गया है, किसानों के बारे में बताया गया है और कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो जब हम भी किसी अन्य त्योहार से जुड़ा हुआ कोई निबंध लिखें तो हमें इसका ध्यान रखना है और भूमिका लिखते समय हमें इसी प्रकार के अपने त्योहार से संबंधित, अपने विषय से संबंधित शब्दावली का प्रयोग करना है। और उसके बाद एक एक गद्यांश आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप फसल के बारे में जान पा रहे हैं, पोंगल कहाँ मनाया जा रहा है, हर दिन कौन कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं, लोग किस तरह से मिलजुल कर मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन के जो मुख्य क्रियाकलाप है वो भी आपको बताए गए हैं। तो जब आप किसी त्योहार से जुड़ा हुआ निबंध लिखेंगे तो आपको भी इसी शैली का प्रयोग करना है। इससे आपको आसानी होगी और आपका जो विषय है वो अच्छी प्रकार से आप लिख पाएंगे और प्रकट कर पाएंगे अपने विचारों को। साथ ही साथ आप देखिए कि जब इसका मुख्य विषय आप बता पा रहे हैं, इसके साथ इसको त्योहार क्योंकि किसी एक जगह पर नहीं मनाते हैं, भारत देश त्योहारों का देश भी कहलाता है, तो इसी समय में क्या पूरे देश में और भी कोई त्योहार मनाया जा रहा है, इसकी चर्चा भी आप अपने निबंध में कर सकते हैं, जैसे कि पोंगल के संबंध में हम इस पाठ में देख रहे हैं। तो निबंध लिखते समय अन्य क्षेत्रों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या वह त्योहार जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं, क्या भारत के किसी अन्य देश में या फिर किसी और देश में, किसी और क्षेत्र में किस रूप में मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, किस नाम से मनाया जाता है, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इससे आपका जो निबंध होता है वो सुगठित होता है और जानकारी से परिपूर्ण बनता है। साथ ही साथ जब आप त्योहार मना रहे हैं तो आपको अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि इस पाठ में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है और स्नान का महत्व कहाँ पर है, घर पर नहीं, नदियों के नाम गिनाए गए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि स्थानों में लोग जाकर स्नान करते हैं और चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और खिलाते हैं। ये संस्कृति का हिस्सा है। और महाराष्ट्र की संस्कृति बताई गई है कि वहाँ पर तिल और गुड़ खाकर एक दूसरे को क्या बोलते हैं, तिल गुड़ गया गुड़ बोला, यानी कि तिल और गुड़ खाओ, मीठा बोलो। तो इस प्रकार से जब आप किसी निबंध को लिख रहे हैं और वो त्योहार से संबंधित हो तो आपको संस्कृति का ज्ञान और वहाँ पर संस्कृति का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए, तब आपका जो निबंध होता है वो परिपूर्ण कहलाता है। और साथ साथ आप देखिए, जैसे कि ये पाठ खत्म हो रहा है तो पाठ खत्म होने पर 2 लाइन में उपसंहार दिया गया है कि विविधता में भारत की विशेषता है, एक ही त्योहार को लोग विभिन्न रूपों से मनाकर भारत की संस्कृति एकता को मजबूत बनाते हैं। तो एक अपने तरफ से आपके पास एक उपसंहार भी होना चाहिए कि आप उस त्योहार के द्वारा आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं। और इस पाठ को आप पढ़ करके न केवल त्योहार के बारे में जान पा रहे हैं बल्कि निबंध की शैली को भी जान पा रहे हैं। इससे आपको लेखन में और सांस्कृतिक महत्व के विचारों को कैसे प्रकट करना है, इसमें आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।